नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय RNK में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापा गंवार। गौरव बेटा, याद है ना, कल तुम्हारे दादाजी गांव से आ रहे हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही गौरव ने जवाब दिया, तुम्हें उनके साथ रूम शेयर करना है, जगह बना लो। व्हाट? देखो मम्मा, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं दादाजी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट माई प्राइवेसी? अमित और संध्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। गौरव को पूरी उम्मीद थी कि पापा न सही, मम्मा तो उसका पक्ष लेंगी। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। वैसे भी पापा जी पहले की तरह कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गौरव को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन जानता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली। बस पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अमित अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अमित के पिता जयशंकर जी मेहनतकश किसान थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके अमित को पढ़ाया। वह अपने बचपन में पढ़ाई में होशियार थे और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालातों के चलते ज्यादा नहीं पढ़ सके। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे अमित को उच्च शिक्षित बनाना। अमित ने भी अपने पिता का सपना साकार करने के लिए पूरी मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज अमित मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर है। अमित की शादी जयशंकर जी ने अपने दूर के रिश्तेदार की पढ़ी लिखी बेटी संध्या से की। संध्या एक ऐसी लड़की है जिसमें आधुनिकता और संस्कार दोनों का समावेश है। अमित के माता पिता अब तक गांव में ही रहते थे। अमित और संध्या ने बहुत बार कहा मुंबई आने के लिए, पर वे दोनों नहीं मानते थे। कहते हमारा मन गांव में ही लगता है। अमित साल में एक दो बार गांव जाता। वे लोग भी मुंबई जाते तो थे, पर ज्यादा समय नहीं रुकते। अमित ने अपने माता पिता के लिए गांव में हर सुविधा का इंतजाम कर दिया था। कोई दिन नहीं जाता जब वो और संध्या वीडियो कॉल पर उनसे बात ना करते हों। कुल मिलाकर एक बेटे के जो फर्ज होते हैं उन्हें अमित बखूबी निभा रहा था। पिछले महीने अमित की माँ रात को जो सोई तो फिर सुबह उठी ही नहीं। जयशंकर जी की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। अमित और संध्या को जैसे ही पता चला वो पहली फ्लाइट से गांव पहुंचे। पत्थर बने जयशंकर जी अपने बेटे का स्नेहिल स्पर्श पाकर फूट फूट कर रो पड़े। पिता को छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भरकर अमित ने कलेजे से लगा लिया। एक उम्र में इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। अगर संतान लायक हो तो बुढ़ापे की लाठी बन सहारा देती है, नहीं तो उम्र का ये पड़ाव काटना मुश्किल हो जाता है। अमित, तेरी माँ चली गई। कंपकपाती आवाज में इतना बोलकर जयशंकर जी अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। यूं तो जीवन साथी का किसी भी उम्र में जाना कष्टकारी होता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ लगाव गहरा, बहुत गहरा होता जाता है। शायद इसीलिए साथी से अलग होने की पीड़ा भी असहनीय होती है। आज जयशंकर जी भी वही पीड़ा महसूस कर रहे थे। बेटे का स्पर्श पिता को समझाने के लिए पर्याप्त था कि अमित सब संभाल लेगा। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए, तब संध्या ने अपने ससुर जयशंकर जी को समझाया, पापा जी, अब तक तो आप दोनों थे, इसीलिए हम निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? जयशंकर जी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। संध्या ने उनके सामने घुटनों पर बैठ धीरे से उनके झुर्रीदार हाथ थाम लिए। एक अनकहा वादा, एक अनबोला आश्वासन, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, अमित ने निर्णय सुनाते हुए कहा, और संध्या ने उनके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। जयशंकर जी अब भी सिर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। सालों से जिस जीवन संगनी पर निर्भर थे, उसका अचानक चले जाना, खुद की तबीयत का ठीक नहीं रहना,
नई जगह में सामंजस्य का डर, अपने गांव को छोड़ने की पीड़ा और उस सब से परे बच्चों की परवाह और प्यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे, फिर संध्या के सिर पर हाथ रखकर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। बहुत काम है यहाँ, जमीन ठेके पर देनी होगी और भी बहुत कुछ समेटना होगा। ऐसा कहकर जयशंकर जी चुप हो जाते हैं। अगले दिन अमित और संध्या वापस आ गए। वे पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 17 साल का गौरव नहीं समझता था। अमित ने कुछ साल पहले 2 BHK फ्लैट खरीदा था। मुंबई जैसे शहर में इतना बड़ा फ्लैट भी खासा महंगा पड़ता है। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए गौरव से दादाजी के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा गया था। गौरव को लग रहा था कि दादाजी के आने से उसकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि गौरव को अपने दादाजी से लगाव नहीं था। इससे पहले जब भी वो गांव जाता या जयशंकर जी मुंबई आते तो दोनों की आपस में खूब बनती थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही था। दादाजी मेहमान नहीं, परमानेंट मेंबर के तौर पर घर में रहने वाले थे। ऊपर से टीनेजर गौरव का मन समझौते के लिए तैयार न था। अगले दिन जयशंकर जी तो आ गए, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच था कि अब मुझे बच्चों के घर में रहना है। संध्या ने उनका सामान गौरव के कमरे में लगा दिया। गौरव मन ही मन दादाजी के आने से ना खुश था, मगर मम्मी पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसके पिता उसके दादाजी को कितना प्यार करते हैं। जयशंकर जी ने नई जीवन शैली से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इस उम्र में बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। इतने बरसों की अपनी बोलचाल और आदतों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता था। ये बात अमित और संध्या तो समझते थे, लेकिन गौरव के हिसाब से दादाजी उनकी सोसाइटी में अनफिट थे। संध्या जयशंकर जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घुमाने सोसाइटी के पार्क में ले जाती, जहां जयशंकर जी की कुछ हम उम्र लोगों से दोस्ती होने लगी थी। वह सुबह को अपने इन दोस्तों के साथ योगा करते और शाम को सैर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाते घबराहट होती थी। संध्या ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले जाने के लिए मोटिवेट भी किया। पापा जी, आप जाइए, मैं यहीं लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ। कोई परेशानी आने पर आप मुझे कॉल कर देना। लिफ्ट में जाते समय जयशंकर जी पहली बार स्कूल जाते बच्चे की तरह घबरा रहे थे। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, सामने अमित खड़ा था। जयशंकर जी के चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास देख अमित उनके गले लग गया और बोला, पापा, आज तो आपके लिए हलवा बनना लाजमी है। सच्ची? तू मुझे हलवा खाने देगा? बिल्कुल पापा, लेकिन ज्यादा नहीं। जयशंकर जी अब संतुष्ट थे। उनके मन का संशय लगभग खत्म हो गया था। गौरव के व्यवहार को अच्छी तरह समझते थे, बस उसका बचपना मान अनदेखा कर देते। गौरव हर वक्त चिड़चिड़ा रहता और अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, या शायद करना ही नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, उस दिन रविवार था। अमित और संध्या को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले संध्या ने जयशंकर जी और गौरव दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया था। गौरव, हम लंच के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा और दादाजी का खाना मैंने बना दिया है। वह 2 बजे खाना खाते हैं। माइक्रोवेव में गर्म करके उन्हें खाना खिला देना। दवाई लेनी होती है पापा जी को। ठीक है मम्मा, गौरव ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। जयशंकर जी भागवत गीता का पाठ कर रहे थे और गौरव अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए उसे वक्त का होश ही नहीं था। 2 बजे के करीब जयशंकर जी को भूख लगी। उठकर देखा तो गौरव हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था। इतना बिजी
कि उसे अपने दादाजी की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। जयशंकर जी वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए, लेकिन भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लगा ले, लेकिन उन्होंने कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं किया था, इसीलिए हिचक रहे थे। 3:30 बज गए और गौरव अभी भी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। जयशंकर जी उठकर रसोई में गए और कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में गोभी मटर की सब्जी। सोचा सिर्फ दाल से रोटी खा लेता हूँ, गरम करने के लिए तो सोचा ही नहीं। कटोरी में दाल पलटने लगे। न जाने कैसे कांच का बाउल नीचे गिरकर जोरदार आवाज के साथ टूट गया और सारी दाल जमीन पर गिर गई। गौरव दौड़कर रसोई में आया और वहां का हाल देख गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी है, ना सुख चैन, गंवार कहीं के। जयशंकर जी अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे। ऊपर से गौरव का चिल्लाना। निरीह पशु की तरह खामोश खड़े गिरी हुई दाल को देखते हुए मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर गौरव के इतने दिनों से मन में पल रही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई थी। उसके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा सिकन नहीं थी। जैसे ही पीछे पलटा, सामने अमित और संध्या को खड़ा पाया। एक पल को वो घबरा गया। संध्या गौरव को धकेल रसोई में घुसी। पापा जी, आपको लगी तो नहीं ना? आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बेटा, संध्या, सारी दाल तो मुझसे। घबराए और अपमानित जयशंकर जी ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है, मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। संध्या ने खाना लगाकर पहले जयशंकर जी को खाना दिया और उसके बाद रसोई समेटी। अमित बिल्कुल खामोश था और संध्या ने भी गौरव को तब कुछ नहीं कहा। इसीलिए गौरव को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे हुए, जयशंकर जी बुझे हुए से आहत थे। अमित भी भाव शून्य दिख रहे थे और संध्या जयशंकर जी को नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं गौरव के हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद अमित बोला, गौरव, तुम कल गांव जा रहे हो। तुम्हारे स्कूल 1 महीने बाद खुलेंगे। तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत में काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है, वो तुम्हें खेत में काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। गांव? क्यों? अब वहाँ क्या है? दादाजी भी यहीं आ गए हैं। तुम गांव जा रहे हो क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुमने पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया और ऊपर से उनसे दाल गिरने पर शोर मचा रहे थे, मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज दो। है ही क्या वहाँ? मिट्टी, गंदगी और गंवार लोग। गौरव, अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गांव और वहाँ रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते अमित ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है वो मेरे पिता हैं, जिन्हें तुम गंवार बता रहे थे। उन्हीं की बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा पा रहे हो। तुम्हारे महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। बस कर अमित, बच्चा है वो, हो गई गलती, जाने दे बेटा। जाने दूं? नहीं पापा, अब इतना छोटा नहीं रहा ये। रही बात गलती की, तो इसे अपनी गलती लग ही कहाँ रही है। इसके हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं किया।
परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाकर मेरे पापा से ऊंची आवाज में बात करके उन्हें गंवार कहकर भी इसने कोई गलती नहीं की है। गौरव, जिन्हें तुमने आज गंवार कहा है ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़ मुझे पढ़ाते हुए। कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते थे पापा। सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? संध्या बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो अमित से सहमत है। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर ही लिया था। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा हैं गौरव। उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की जरूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तो कल हमें घर से ही निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लेना, मैंने ट्रेन के टिकट करवा दिए हैं। इससे आगे गौरव ने कुछ नहीं बोला। उसे इतना तो पता चल गया था कि अब कुछ भी किसी को कहने का कोई फायदा नहीं था। अमित आज अपने पिताजी की इस कदर हुई बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कहीं न कहीं वो खुद को ही दोषी मान रहा था कि वो अपने बेटे को वो संस्कार नहीं दे पाया। आत्मग्लानि से वह अपने पिता की ओर देखे जा रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। क्या अमित ने सही किया? उसके बेटे को सबक मिलना चाहिए कि नहीं, या बच्चा समझ के उसे माफ़ कर देना